विद्या, कर्म और निधन, ये गर्भ में ही निश्चित हो जाते हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे जीवन में जो भी कुछ होना होता है उसका उस घटना के लिए नियति बहुत पहले से सब कुछ निर्धारित कर देती है कि आप इस प्रकार होंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, सब कुछ निर्धारित है और वही जन्मपत्री के अंदर लिखा है। फिर अब जन्मपत्री के अंदर लिखा है तो कैसे जाना जाए, इसको जानने के लिए क्या करें? क्योंकि ज्योतिष तो बहुत बड़ा विज्ञान है, विज्ञान नहीं महाविज्ञान है, छोटा मोटा नहीं। तो कोई शास्त्र, इतने सारी पुस्तकें हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, इनको पढ़ करके क्या हम ज्योतिष सीख सकते हैं? नहीं। इसके लिए गुरुमुख की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कोई हमारे को गुरुमुख कराने वाला हो। भले ही वो विद्या हमें सामने दिख रही है, लेकिन एक बार कोई हमें उसके मार्ग पर चलाने वाला हो तो वह विद्या हमें फलित होती है। अब जब पत्रिका को देखते हैं तो पत्रिका को देखने के लिए क्या करना है, तो गुरु मुख होने पर तो गुरु बताते हैं कि आपको सबसे पहले पत्रिका में क्या करना। पत्रिका में सबसे पहले आपको करना है डेलिनेशन के लिए कि जन्म पत्री में लग्न व ग्रह स्पष्ट की शुद्धि करना है, जो कि आप P1 में सीख चुके हैं। आपकी जो फलित की पुस्तक है जो अभी आपको दी गई है, उसमें प्रारंभिक अध्याय में यही सब बात आपके सामने लिखी होगी कि गूढ़ रहस्यों को समझने की विधि। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप खोल सकते हैं। तो गूढ़ रहस्यों को समझने की विधि क्या है कि सबसे पहले तो उसके जो टूल्स हैं वो हमारे पास हो। जन्म पत्री में लग्न व ग्रह स्पष्ट की शुद्धि हो, डिविजनल चार्ट का निर्माण किया हो, यानी वर्ग चार्ट बने हो, विंशोत्तरी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और अन्य दशाएं जैसे कि योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, जहाँ जैसी दशा की आवश्यकता हो वो हमारे पास उपलब्ध हो। और प्रत्येक भावाधिपति यानी भाव का अध्ययन करना है, और भावाधिपति माने भाव के स्वामी का अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है कि वह बलवान है कि नहीं, भावाधिपति के पास कितना बल है। बल कैसे देखेंगे? बल देखने के लिए उसको कितने ग्रह देख रहे हैं, कितने अशुभ ग्रह देख रहे हैं, कितने शुभ ग्रह देख रहे हैं, किन भावों से संबंध उसका बन रहा है, इससे बल का विचार करेंगे। पाप ग्रहों का पाप भावों से संबंध हो तो बल बढ़ जाता है, और शुभ ग्रहों का शुभ भावों से संबंध हो तो बल बढ़ जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर मिल जाए शुभ भावों को तो बल बढ़ जाता है। ये धीरे धीरे हम अध्ययन में इसमें अभी करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक डेलिनेशन करने के लिए पत्रिका दी थी, बहुत सारे लोगों ने की भी है, अच्छी की है, लेकिन अभी उसमें बहुत कमी है। कमी यह है कि जो से आपने प्रवीण 1 में अध्याय 3-4 को पढ़ा था, 4-5 को पढ़ा था, जिसमें नैसर्गिक चार्ट है, नैसर्गिक मैत्री है, पंचदा मैत्री है, ग्रहों के कारकत्व की बात है, ग्रहों की दृष्टियों के संबंध में बात है। तो वहाँ जो आप देख रहे हैं वो दृष्टि पड़ रही है, या ग्रह उसके साथ बैठा है, या ग्रह जिस भाव में बैठा है, वहाँ आपको ये बात भी लिखनी चाहिए थी कि ग्रह अपने कारक भाव में स्थित है, या दूसरी बात ग्रह नैसर्गिक मित्र होकर की या तात्कालिक अति मित्र होकर की, ये चीजें वहां पर आपको, या शत्रु होकर की या तो शत्रु होकर की, अगर ये आप पहचान करेंगे तो आपको उसके इतना बोलने से ही कि वो शत्रु होकर के बैठा है या देख रहा है, आपको उसके फलित का भान हो जाएगा।
जब हम आपसे कोई कहे, कोई सामान्य रूप में आपसे कहे कि देखो शत्रु आ गया, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में भय आएगा। इसका मतलब शत्रु शब्द ही हमको ये बात बता देता है कि यहाँ कुछ खराब है। और कोई कहेगा आपका मित्र आ गया, तो इससे आपको क्या होगा? इससे खुशी का एक भाव आपके दिमाग में आएगा। इसका मतलब वो मित्र या अति मित्र आपको प्रसन्नता देने वाला। तो भाव के अंदर ग्रह बैठा है, ग्रह देख रहा है, ये आपने लिखा, सबने अच्छा किया, लेकिन देखने के साथ उसके अंदर उसके नैसर्गिक पंचधा मैत्री या उच्च नीच आदि अवस्था के अनुसार उसका वर्णन और लिखते तो उस फलित में ऑटोमेटिक कुछ निकलने लगता। क्योंकि अब हम इसके साथ क्या जोड़ेंगे? ये पॉइंट नंबर 4 जो हमारा चल रहा है, पॉइंट 4, 5, 6, पॉइंट 5 में लिखा होगा ग्रहों का भाव पर प्रभाव, यानी वहां बैठने से या वहां पर दृष्टि से क्या प्रभाव आ रहा है। पॉइंट 6 आपकी बुक में लिखा होगा भाव स्वामी की अपनी स्थिति, उसका अन्य ग्रहों से संबंध, और तो और वो नक्षत्र, यानी ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उससे उसका संबंध। नक्षत्र का स्वामी कौन है? तो भाव स्वामी, नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र स्वामी की स्थिति। अब हम आगे और पढ़ेंगे कि D9 में उसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि D9 का बड़ा महत्व रहेगा इसमें। आप डिविजनल 1 चार्ट में लग्न कुंडली में जो भी कुछ देख रहे हैं उसकी पुष्टि आपको D9 से करनी, क्योंकि D9 लग्न जो है वो शरीर है और D9 उसका सूक्ष्म शरीर है, उसका सूक्ष्म प्राण है। तो आपको उसकी पुष्टि करने के लिए D9 में जाना पड़ेगा कि D9 में इसकी आंतरिक स्थिति क्या है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहर से जो दिखता है वो अंदर से वैसा नहीं होता, या कहें कि जैसा अंदर से होता है वैसा बाहर से नहीं दिखता। हर किसी के साथ नहीं है, कुछ अंदर से भी बाहर से भी दोनों तरफ एक से हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अंदर से अलग दिखेंगे और बाहर से अलग दिखेंगे। तो अंदर का तो आप देख ही नहीं सकते। अंदर का देखने के लिए आपको उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ डूबना पड़ेगा, उसकी संगति करनी पड़ेगी, अर्थात डिविजनल 9 में जाना पड़ेगा। अभी हम कुछ समय बाद इसी क्लास में, दूसरी क्लासों में, तीसरी क्लासों में एक विंशोपक बल अध्ययन होता है, विंशोपक बल, उसको करने वाले हैं। और विंशोपक बल में बताते हैं कि 20 विरूप जो बल मिलता है उसमें से सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो लग्न के हैं। अगर हम षड वर्ग का विंशोपक की बात करें तो लग्न के पास 6 पॉइंट है, तो नवमांश के पास 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। यानी कि लग्न और नवमांश मिला करके विंशोपक का आधे से ज्यादा यानी 11 नंबर मिल जाते हैं। तो सीधे सीधे बात है कि शरीर है और संग में सूक्ष्म जो प्राण हमारा है वो अगर दोनों मिल जाएं तो 11 नंबर पॉइंट हमको मिलेंगे, और वो 11 पॉइंट यानी 55%। ये बात हो गई कि ये शुभ हो गया, शुभता। अब अन्य वर्गों से जैसे D2 से, D3 से, D12 से, D30 से भी हमको पॉइंट मिलते हैं, किसी में आधा, किसी में 1, किसी में 1.5, लेकिन सबसे ज्यादा पॉइंट किसके हैं? D9 के। और इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि आपको ग्रह की, भाव स्वामी की, नक्षत्र स्वामी की स्थिति को D9 में देखना है। D9 में उसकी पोजीशन कैसी है? अब आपको ये पोजीशन कैसे देखें क्या? तो इसके लिए 2 शब्द हैं आपको याद करने बस। एक होगा शुभ पंचक और दूसरा होगा अशुभ पंचक। शुभ पंचक, अशुभ पंचक। शुभ पंचक क्या होगा? शुभ पंचक माने ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित है,
ग्रह अपनी मूल त्रिकोण में स्थित है, ग्रह अपनी स्वराशि में स्थित है, ग्रह अपनी मित्र की राशि में स्थित है, ग्रह अपने स्वनवांश आदि में स्थित है, नवांशगत पोजीशन। 5 प्रकार से उसकी शुभता देख लो। अब जो इसके अलावा बच गए, नीच, शत्रु, अतिशत्रु, अशुभ नवांश, अस्त वक्री, तो ये 5 जो है आपके अशुभ नवांश, अशुभ पंचक हो। ये 2 कोड आपको काम कवर करेंगे कि ग्रह शुभ पंचक में है या ग्रह अशुभ पंचक। तो आप ये नहीं लिखते हैं, मान लो कि ये मित्र दृष्टि से देख रहा है, शत्रु दृष्टि से देख रहा है, तो आप साफ लिख सकते हैं ये अशुभ पंचक में है या शुभ पंचक में। एक आदिल इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको जन्म पत्री के सूक्ष्म चित्रण में ये पॉइंट नोट कर लेना कि शुभ पंचक अशुभ पंचक क्या होता है, और इसका प्रयोग हमें हमेशा किसी भी कुंडली के अध्ययन के लिए सबसे पहले करना है। और दूसरे नंबर पे हमें प्रयोग करना है डिविजनल चार्ट 9 का, D9 का, क्योंकि D9 उस लग्न कुंडली का प्राण है, सूक्ष्म शरीर है। तो ग्रह हमको D1 में उच्च का दिख रहा है, लेकिन D9 में अगर वो नीच है तो उसके उच्च के फलों में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, अर्थात वो नीच के फल ज्यादा देगा। ऊपर वो वाली बात आ जाएगी, फिर आवरण ऊपर से देखेगा, अरे साहब ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसकी संगति करेंगे, जब उसके अंदर की व्यवहार को देखेंगे, तब पता चलेगा ये तो बहुत निकृष्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो छुपा हुआ है उसे तो आप जान ही नहीं पा रहे। इसीलिए आपको D9 बहुत सपोर्ट करेगा, और इसलिए D9 का बहुत ज्यादा महत्व है कुंडली के अंदर। डिविजनल चार्ट 9 का इतना ज्यादा महत्व है कि अभी एक प्रश्न ये भी आएगा कि नवमांश का महत्व। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर बन रहे होंगे, भाव स्वामी की अपनी स्थिति, वो स्वयं कैसा है, उसका अन्य ग्रहों से संबंध, दूसरे ग्रहों से संबंध, और जिस नक्षत्र में बैठा है उसके साथ संबंध, उसके स्वामी की स्थिति, भाव स्वामी की नवांश में स्थिति, आदि आदि आदि, ये हमको देखना है। संग में हमें ये देखना है कि ग्रह किस अवस्था में है। अवस्थाओं का बड़ा प्रभाव होगा। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? अवस्थाओं को 5 प्रकार से कोड किया गया है। पहली AB3, दूसरी AB5, तीसरी AB9, चौथी AB12, और एक और AB3 है। AB3 की 2 है। AB3 कहने का मतलब मेरा जो है, AB माने अवस्था, 3 प्रकार की अवस्था, सुप्त, सुषुप्त, जागृत। ग्रह सोया हुआ है, और सुषुप्त माने ग्रह बहुत ज्यादा सोया हुआ है, हिलाने से भी नहीं उठ रहा, इसको कहेंगे सुषुप्त। और ग्रह जागृत है, यानी वो सोया हुआ नहीं। तो 10-10 डिग्री के अंतर पे इनका एक विश्लेषण आपके सामने है, वो हम जैसे ही क्लास कराएंगे बता देंगे, अगर आपके पास नोट नहीं होगा तो। कैसे हम निरीक्षण भी करेंगे तो, और आप चाहे तो मैं नोट भी करा सकता हूं। ग्रह सुप्त होगा और सुषुप्त जो होगा, विषम राशि के लिए और सम राशि के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो हम विषम राशि में जाने, विषम राशि में 0 से 10 डिग्री तक कोई ग्रह होगा तो वह जागृत होगा, और 10 से 20 डिग्री का होगा तो वो सुप्त होगा, और 20 से 30 होगा तो वो सुषुप्त होगा।
नोट कर लेंगे। विषम राशि में ग्रह 0 से 10 डिग्री तक जागृत है, 10 से 20 तक सुप्त है और 20 से 30 तक सुसुप्त है। यानी सुसुप्त मैंने बोला ना, जिसको आप बहुत हिला रहे हैं, जगा रहे हैं, तब भी जग नहीं रहा। और इसके साथ ही सम राशि में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सम राशि में ग्रह 0 से 10 डिग्री के अंदर सुसुप्त हो जाएगा और 20 से 30 में सुप्त हो जाएगा, और 10 से 20 में सुप्त हो जाएगा और 20 से 30 में जागृत हो जाएगा। इसके अलावा जो AB5 हमने जो पढ़ी है वो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, ये अवस्थाएं सबको मालूम है कि नहीं मालूम? बाल, कुमार, पता। हाँ, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत का मतलब विषम राशि से आप लगाएंगे तो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, और फिर सम का इसका उल्टा। इस प्रकार से हरीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? गुरु जी आप कंप्लीट करिए। मैंने अभी तक आप जो बता रहे हैं ये सब मैंने इम्प्लीमेंट किया है, मैंने जो भेजा है ना। साइन हो रहा है इसलिए मैंने कहा। हाँ जी, मैंने आपका देख लिया, आपका ठीक है, अच्छा है, लेकिन मुझे सबको समझाना है ना। हाँ जरूर, मेरे कुछ सवाल भी हैं, आप खत्म करिए फिर पूछूंगा मैं एक साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ओके, है आपका हैंड साइन हो रहा था इसलिए मैंने पूछा, कोई बात नहीं। तो बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत, ये अवस्थाएं आपने पढ़ी। इसके अलावा भी अवस्थाएं हैं। AV9 अवस्था जो है ग्रहों की उच्चादि स्थिति के अनुसार दीप्त, मुदित, खल, ये आप AV9 जो मैंने आपकी अवस्था प्रकरण जो 4th अध्याय शायद 5 अध्याय में है फलित में, तो हमें देखना है। अब जब हम ये देख रहे थे कि शुभ पंचक देखते हैं तो शुभ पंचक के अनुसार ये अवस्थाएं ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगी। अगर ग्रह उच्च में है तो वो ऑटोमेटिक हम ये बात कहेंगे कि ये दीप्त भी है। अब ग्रह दीप्त है या प्रदीप्त है, इसका मतलब उसकी चमक ज्यादा है। तो ये नौ अवस्थाएं जो है वो तो आपकी शुभ पंचक और शुभ पंचक के आधार पर वहां सेट हो जाती है। इसके अलावा भी 12 अवस्थाएं और हैं, शयनादि अवस्था, जिनका अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। ग्रह शयन में है, भोजन में है, क्रीड़ा में है, नृत्य में है, उसकी थोड़ी सी गणितीय विधि है, उससे हम निकालेंगे, समझेंगे। एक और इसके अंतर्गत हमारा वो आएगा विषय, और वो आएगी राशि संधि। राशि संधि माने चलित कुंडली। चलित कुंडली क्या बताएगी? चलित कुंडली यानी राशि संधि ये बताएगा कि हमें ग्रह दिख जरूर रहा है लेकिन ग्रह फल नहीं दे रहा। तो क्यों नहीं दे रहा? इसका मतलब ग्रह का संबंध किसी दूसरे भाव से भी है। तो कभी वो इस भाव का फल देता है और कभी उस भाव का। अब ऐसा क्यों होता है भाई? कभी इसका फल देता है, कभी उसका फल देता है। कोई भी ग्रह यदि संधि में है तो दोनों भावों के फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक भाव के फल नहीं देगा, लेकिन ये देगा कैसे, इसके लिए आपको निर्धारण करने का एक सूत्र बनेगा। और सूत्र ये होता है कि प्रत्येक भाव के पास नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक भाव में एक राशि होती है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। और ये जानते हैं कि 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र के 9 चरण, 9 लेग उसके अंदर होती है। अब आपने भाव चलित साधन करते वक्त भाव मध्य को देखा, उस समय आपने देखा कि इस नक्षत्र पर इस भाव की सिद्धि हुई, तो इस नक्षत्र से इतने चरण आगे तक यह भाव गया है। अब वो ग्रह किस नक्षत्र में स्थित है, उस भाव में ग्रह जब बैठा है तो वो वहां पर
उतने चरण निकलने के बाद जब दूसरे भाव में जाएगा, और दूसरे भाव में नक्षत्र का जो उसी नक्षत्र की, क्योंकि एक नक्षत्र की हो सकता है 2 लेग इधर हो, 2 लेग इधर हो, और कई बार तो ऐसा होगा जैसे 27-28 अंश का है तो 3 लेग उधर चली गई और 1 उधर चली गई, तो जो एक पैर उसका उधर है उस दशा काल में, क्योंकि दशा काल का संबंध भी नक्षत्र से, आप ये भी ध्यान रखना। अगर किसी ग्रह को 20 वर्ष की दशा मिलती है तो वो नक्षत्र की ड्यूरेशन पे मिलती है कि 3 चरण तक 15 साल और चौथे चरण में 20 साल, यानी प्रत्येक चरण में 5-5 साल की दशा मिलती है। जैसे शुक्र की दशा का उदाहरण दें तो आपको बाउंड्री देखनी है कि वो कितने उसकी लेग इस भाव में है, कितने चरण इस भाव में हैं और कितने चरण उस भाव में। ये तो आपको भाव कुंडली में नक्षत्र रखने से पता चलेगा कि किस भाव में राशि का कितना भाग इस तरफ है और कितना भाग उस तरफ है। तो जब राशि के दोनों भागों को आप देखेंगे तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी जो P1 की है, कि प्रत्येक राशि में नक्षत्रों का बंटवारा जो हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए। हम बात करें कृत्तिका नक्षत्र की, तो कृत्तिका नक्षत्र का एक पार्ट मेष राशि में जा रहा है और बाकी के 3 पार्ट वृषभ राशि में जा रहे हैं। यानी कि अगर ग्रह कृत्तिका में वो दिख रहा है हमें, तो यानी कि जब वो एक चरण रहा होगा तब वो हमें मेष राशि वाले भाव का फल देगा, और जब वो दूसरे चरणों की ओर जाएगा तब वो उसके फल देगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखने की होती है कि कोई ग्रह वहां स्थित है तो सदैव उस प्रकार के फल नहीं देता जो हमारे लिए अपेक्षित होते हैं। क्या हम सोचे कि हमारे जीवन पर्यंत वो फल वहां पर दे रहा है? नहीं देगा, क्योंकि जब तक उसके पास अधिकार नहीं आएगा तब तक वो फल नहीं दे सकता। संसद में 525 सांसद बैठे हुए, लेकिन जिसको जो विभाग दिया जा रहा है, जिसको जो अधिकार दिया जा रहा है, वही वो काम कर सकता है। आपके घर में 10 मेंबर रहते हैं, लेकिन जिसको आपने जो काम दिया हुआ है, जितने समय के लिए दिया है, वो उतने काम में वो काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ग्रह भी भाव में स्थित होने पर जब तक उसे दशा काल नहीं मिलेगा तब तक वो अपने फल पूर्ण रूप से नहीं दे सकता। केवल आपको अपना सजेशन दे सकता है, यानी कि वो आपकी बुद्धि फेर सकता है, थोड़ी आपको उस तरफ जाने के लिए प्रेरित कर सकता है कि तुम इस तरफ चलो, क्योंकि इतने साल बाद मेरी दशा आने वाली है, तो फिर मैं कैसे दूंगा। तो वो अपनी रूपरेखा बनाना चालू कर सकता है, लेकिन वो फल नहीं दे सकता। इसलिए कभी भी इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि भाव में ग्रह संधि में इधर बैठा है उधर बैठा है तो वो क्या फल दे रहा है, अच्छा फल दे रहा है, बुरा फल दे रहा है। इस बात की चिंता आपको जब ही करनी है जब उसकी दशा चल रही है, और जब दशा चल रही है, दशा में करनी है, तो उस समय आपको ये चरण भी देखने हैं कि वो किस चरण में किस भाव में दिख रहा है, और उसके बाद कौन से चरणों में किस भाव में दिख रहा है। यानी कि दशा इतनी इतनी निकल गई, अब ये इस भाव के कारकत्वों को देगा। यानी राशि संधि कुंडली, चलित कुंडली आपके लिए भी ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि संधि काल की लग्न कुंडली में जो व्यक्ति होता है, जो जातक होता है, विशेष करके जिसकी लग्न संधि काल की हो, उसका झुकाव दोनों ओर होता है। अगर तुला लग्न है, कन्या लग्न की संधि है, तो वो कभी कभी उसमें कन्या के परिणाम देखने को मिलते हैं, कभी कभी तुला के परिणाम देखने को मिलते हैं। वो उसके दशा गोचर के अकॉर्डिंग झूलता रहता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि जो 2 नाव में सवार होते हैं वो कभी खुश नहीं हो पाते, और इसीलिए संधि काल की लग्न वाले कभी खुश भी नहीं रह पाते, क्योंकि जब तक उन्हें कोई चीज मिलनी होती है तब तक वो दूसरे भाव के दशा गोचर आदि प्रभावित कर देते हैं। कभी वो
अभिनय के कौशल में चला जाता है और कभी कभी वो तकनीकी विद्या में चला जाता है। मैंने एक ऐसा अभिनय करता देखा है जो हीरो है और वो डॉक्टर भी है, तो कभी कभी वो चिकित्सीय विभाग में चला जाता है और कभी कभी नाटकों में और फिल्मों में मुंबई में काम करता है। ऐसी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि इसकी कुंडली में संधि काल बहुत ज्यादा है। एक उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको आप बहुत सारी कुंडलियों में लगा सकते हैं। जिनकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह चलित में इधर उधर हो जाते हैं, उनके साथ झूला झाली बहुत है। वो 100% किसी एक ही लाइन पे नहीं चल पाते कि कोई उन्होंने एक मार्ग पकड़ लिया तो उसी पे चल रहे, कारण वो संधि काल के ग्रह दशा गोचर आदि के माध्यम से उसको बार बार प्रभावित करते हैं। यहां पर भी लिखा है क्योंकि संधि में स्थित ग्रह फल देने की स्थिति में नहीं होता, और उसी प्रकार बाल मृत अवस्था वाला ग्रह शुभ फल प्रदाता नहीं होता। तो बात क्या हुई, संधि में बैठा ग्रह खुद फल नहीं दे पा रहा, उसको चरणबद्ध तरीके से दशा काल से आपको निर्धारित करना है। और बाल अवस्था वाला ग्रह और मृत अवस्था वाला ग्रह भी फल नहीं दे सकता, लेकिन उससे फल लेना है। अब आप सोचोगे बाल अवस्था वाले ग्रह से फल कैसे लेंगे, मृत अवस्था वाले ग्रह से फल कैसे लेंगे। यही तो ज्योतिषीय टेक्निक है कि आप बाल अवस्था वाले ग्रह से फल ले लें और मृत अवस्था वाले ग्रह से भी फल ले लें। क्या टेक्निक हो सकती है कि हम बाल अवस्था वाले ग्रह से फल ले लें? अगर हम शब्द पे जाएं कि वो क्या लिखता है, वो किसको डिकोड कर रहा है, तो शब्द निकलता है बाल माने बालक, बाल माने बच्चा। और जितना ज्यादा एनर्जिक बच्चा होता है उतना ज्यादा एनर्जिक कोई नहीं। जितना ज्यादा काम बच्चा कर सकता है उतना ज्यादा काम युवा और वृद्ध कुमार आदि भी नहीं कर सकते। लेकिन बाल अवस्था वाले को, बच्चे को किसी सहायक की जरूरत होती है, किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। वो किसी का साथ यदि पकड़ लेगा तो वो आपका काम बहुत ज्यादा कर देगा। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो बाल अवस्था का ग्रह किसकी पीएससी में आ रहा है, किसके साथ है, किससे द्वारा देखा जा रहा है, और जिस पीएससी में आ रहा है वो उसका शुभ पंचक से संबंध बन रहा है क्या, बस वह ग्रह उस बाल अवस्था के ग्रह से काम करवाएगा। एक बच्चा है, इसकी अवस्था मात्र 12 साल है, और मेरे पास एक बोरी शक्कर है जिसको दूसरी मंजिल पर पहुंचाना है, और उस बच्चे से कहा बेटा ये दूसरी मंजिल पर ये शक्कर की बोरी पहुंचा दो, तो क्या वो पहुंचा पाएगा? नहीं सर, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब उसको एक अच्छा मार्गदर्शक पीएससी के अंतर्गत मिल जाएगा तो वो उसके साथ सपोर्ट करेगा और वो उसे टुकड़ों टुकड़ों में वो शक्कर ऊपर पहुंचवा देगा। उसकी क्षमता देखेगा कि इसकी क्षमता कितनी है, ये 5 किलो एक बार में ले जा सकता है या 10 किलो एक बार में ले जा सकता है। तो हो सकता है वो 10 चक्कर लगा दे बच्चा, लेकिन वो पहुंचा देगा। एक युवा वृद्ध व्यक्ति एक बार में ऊपर चढ़ेगा, थक जाएगा, 10 बार तो बहुत बड़ी बात है, और वो बच्चा 20 बार चढ़ने के बाद भी थकेगा नहीं, इसलिए उसमें एनर्जी ज्यादा है, वो बुध है। लेकिन साथ चाहिए उसे, हमें कुंडली में ढूंढना पड़ेगा कि उसे किसका साथ मिले, कौन सा ग्रह है जिसको हम बल दे दें, जिसका हम स्टोन पूजा पाठ जो भी हमें लग रहा है, जो भी उसकी संगति देने के हमारे पास आगे हमारे पास रेमेडीज बताई जाती है, तो कौन सी बता दें जिससे कि वो बाल अवस्था का ग्रह वहां पर स्फुटित हो जाए। तो ये कारण तो यह हो गया कि आप बाल अवस्था के ग्रह से भी फल ले सकते हैं, और इसमें एस्ट्रोलॉजर की भूमिका बहुत बड़ी होगी। जन्म पत्री नहीं देगी और आप
जन्मपत्री तो अगर दे देती तो फिर उसे आपके पास आना ही क्यों पड़ता? आपके पास वो आया इसीलिए ये पूछने के लिए कि ये मेरे को ये वाला फल क्यों नहीं मिल रहा। अब आप उसे डिकोड करें, बताएं कि देखो भाई ये कारण है, इस वजह से तुम ये काम इसके साथ चालू कर दो तो ये हो जाएगा। क्या करते हैं हम, किसी बच्चे को सिखाने के लिए पाठशाला भेजते हैं, विद्यालय भेजते हैं, स्कूल के पास, स्कूल में भेजते हैं, टीचर के पास भेजते हैं, मार्गदर्शक उसके लिए लाते हैं, पिता के सानिध्य में, माता के सानिध्य में, यानी किसी न किसी का सानिध्य उसको दे देते हैं। वो सानिध्य के माध्यम से वो बच्चा बहुत तरक्की कर जाता है, वो कौटिल्य बन जाता है। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा था, उसने अभी हम लोगों ने अखबारों में और टीवी पे बहुत सुना कि वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देता है, यानी उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा था, वो अकेला नहीं कर सकता। यहां पर काम आती है वृद्धावस्था, नॉट युवा और कुमार। बाल अवस्था के ग्रह को वृद्धावस्था के ग्रह का सपोर्ट चाहिए, विशेष करके। कुमार भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, लेकिन कुमार और युवा में एक खास बात होती है, आप देखना। कुमार अवस्था और युवा अवस्था अपने यौवन आदि के कारण अपने मद में इतना ज्यादा होता है कि सोचता है इतनी देर में तू करेगा, मैं कर देता हूं, तो उसको समझाऊंगा, बुद्धि खराब करूंगा अपनी, मैं इतनी देर में तो खुद ही रखे हूं। लेकिन वृद्धावस्था का व्यक्ति जानता है कि मैं भी नहीं पहुंचा सकता, और मैं भी 10 बार नहीं चल सकता, मैं तो 1 बार भी नहीं चल सकता, लेकिन ये बच्चा है 20 बार चल सकता है, लेकिन इसे मुझे गाइड करना है। अगर मैं इसे गाइड कर दूंगा तो ये मेरा ये काम कर देगा और ये पहुंचा देगा। तो हमेशा छोटे बच्चों के साथ उनके जो गाइड होते हैं वो दादी, बाबा, नाना, नानी या गुरुजन, या कहिए कि हमारे प्लेनेट में बृहस्पति। बृहस्पति को सबसे बड़ा आकार का माना गया, आप जानते हैं। तो घर के जो एल्डर है वो भी बृहस्पति है, घर का सबसे बड़ा पर्सन है वो भी बृहस्पति है। उसके माध्यम से वो बालक जो है, बाल अवस्था का ग्रह जो है वो आपके लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत काम कर सकता है। यानी जो बात किताब में आपकी में लिखी होगी कि बाल अवस्था या मृत अवस्था वाला ग्रह शुभ फल प्रदाता नहीं होता, लेकिन उसे शुभ फल प्रदाता बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं हो सकता। कृते प्रयत्ने किम न लभेतो एवं संति विचारा, ऐसा हमारे संतों ने कहा है कि प्रयत्न करने से क्या नहीं मिल सकता, लेकिन आपको कोड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्रयत्न है और क्या उसकी विधि है कि उसे किया जाए जिससे कि वो चीज हमें प्राप्त हो जाए। बात आएगी कि चर राशि का प्रथम नवांश और दिशा राशि का अंतिम नवांश जब हम D9 पढ़ेंगे तो उसमें राशियों की जो नवांश होंगे वो वर्गोत्तम होंगे। चर राशि में प्रथम और दिशा राशि के अंतिम नवांश हमेशा वर्गोत्तम होंगे। तो इसलिए कि अगर हमारे नवांश जो चालू होते हैं, कहां से चालू होते हैं? 1, 10, 7, 4 होते हैं। मेष, मकर, तुला और कर्क, और ये चारों ही राशियां कौन सी हैं? चारों राशियां कौन सी हैं? चर है। और ये बात हम सब जानते हैं कि किसी भी राशि का पहला नवांश उसी से प्रारंभ होगा जो उसने तत्व के आधार पर कोड किया। तो मेष का मेष से होगा, है अग्नि तत्व का मेष से होगा, और पृथ्वी तत्व का मकर से होगा। तो आप जो मेष राशि ले रहे हैं, चर राशि मेष, आप देख लीजिए। कर्क राशि ले लीजिए, कर्क का पहला कर्क है,
मकर का पहला मकर है और तुला का पहला तुला है। दिशवाव राशियों में जाए, दिशवाव राशियां कौन सी होती है? 3, 6, 9, 12, इनका अंतिम नवांश। तो 3 माने वायु तत्व हो गया, अग्नि पृथ्वी वायु। तुला से चालू होगा। अब मिथुन के लिए तुला से चालू हुआ है, तो तुला के अंत में कौन सी राशि आएगी? तुला की 9वीं राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। ऐसे हर दिशवाव राशि में अंतिम नवांश उस राशि का मिल जाएगा, दिशवाव का, जिससे प्रारंभ हो रहा है। तो उसको कहेंगे वर्गोत्तम। दिमाग में आएगा वर्गोत्तम है क्या? वर्गोत्तम का तात्पर्य केवल इतना है कि D1 में ग्रह जिस राशि में स्थित है, D9 में भी उसी राशि में स्थित होगा। ग्रह D1 में जिस राशि में स्थित होता है, D9 में भी उसी राशि में स्थित होगा, उसे हम वर्गोत्तम कहेंगे। और वर्गोत्तम होने पर ग्रह अपने अच्छे फल देगा, शुभत्व देगा, शुभ फल देगा। यहां पर दूसरी बात एक और जो पहले कोड हुई थी कि ग्रह D1 में नीच का है और D9 में, अगर वो वर्गोत्तम होकर के D9 में नीच हो रहा है तब भी वह शुभ फल देगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि उसके पास एक संज्ञा आ गई और वो है वर्गोत्तम संज्ञा। तो हम डिविजनल चार्टों के माध्यम से एक संज्ञा प्रकरण भी पढ़ेंगे कि ग्रह 2 वर्गों में शुभ हो तो उत्तम, 3 वर्गों में शुभ हो तो किंसुक, 4 वर्गों में शुभ हो तो चंदन। ऐसे करके उनकी पारिजात, हंस, इंद्र आदि संज्ञा होगी, 16 संज्ञा होती। षोडश वर्गों में जब वो शुभ में प्राप्त होगा तो उसे श्रीधाम संज्ञा और इंद्र संज्ञा आदि मिलती है, ऐरावत संज्ञा मिलती है। जब ग्रह को ऊंची संज्ञा मिलती है तो वो ग्रह कुंडली के अंदर फल देने में उतना ज्यादा बलवान होता चला जाता है, बलवती होता जाता है। वो संज्ञा हमें तभी पता चलेगी, हर भाव में उसके शुभ पंचक के आधार पर उसकी शुभता हमको निकालनी। तो यहाँ पर वर्गोत्तम का बहुत महत्व रहेगा। अगर ग्रह वर्गोत्तम है यानी सर्वाधिक बलवान है, स्वराशि मित्र राशि होने में, उसके बाद ग्रह राशि अंत या राशि के संधि में हो सकता है। तो यह स्व नक्षत्र या मित्र ग्रह के नक्षत्र में होते हुए भी यानी वर्गोत्तम है, तो अगर वो संधि में आ रहा है तो वो बाल अवस्था या मृत अवस्था में भी जा सकता है। क्योंकि अगर संधि काल है या तो लास्ट के 28, 29, 30 डिग्री होगी या प्रारंभ की 0, 1, 2, 3 होगा। तो ग्रह अगर संधि काल में है तो निश्चित है कि वो बाल अवस्था या मृत अवस्था में होगा। इसीलिए मैंने कहा कि संधि काल की लगने वाले या संधि काल के समय की जो हम फलित करेंगे उसमें झोलम झोल बहुत है, उसमें फलित करना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि एक तो बाल और मृत की बात है, दूसरा मैंने आपको बताया कि ग्रह के चरणबद्ध पढ़ने का समस्या है आपको कि आप कैसे पढ़ोगे कि किस नक्षत्र में कहाँ है। उसके लिए आपको थोड़ा और ज्यादा उस पर फोकस करना पड़ेगा। तीसरा, उसको बढ़ाने के लिए आपको उसका को गाइड ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा को गाइड ग्रह है जो इसके फल को बढ़ा सकता है। तो शुक्र जो है मीन राशि में अगर बैठा है अंतिम नवांश में, तो शुक्र का अंतिम नवांश मीन राशि में क्या आएगा? विश्वाव राशि है, मीन ही आएगा, अर्थात वो अपने उच्च के नवांश में भी है और वर्गोत्तम भी है, बलवान है। लेकिन चूंकि डिग्री उसकी अंतिम नवांश की मिल रही है तो क्या हो गई? या तो अवस्था उसकी बाल हो गई या वृद्ध हो गई। चूंकि सम ग्रह है वो बाल अवस्था हो गई। मीन राशि सम है,
बाल अवस्था हो जाएगी। तो यहां फिर समझने की बात है। अब बात कहेंगे अरे भाई कुंडली में शुक्र उच्च का बैठा है और नमाज में भी उच्च का बैठा है और इसके बाद भी फल नहीं मिल रहे। D1 में भी उच्च का है, D9 में भी उच्च का है, वर्गोत्तम भी है, उच्च नवांश भी है, लेकिन फल पूरे नहीं दे पा रहा। अर्थात उसे किसी को गाइड की आवश्यकता है, क्योंकि वो अवस्था में बाल अवस्था है। और दूसरी तरफ का अगर अवस्था देखोगे तो आपको दीप्त अवस्था है। ये बड़ी केमिस्ट्री है, इसको बड़ा सुलझाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को कोड करना पड़ेगा। आपको एक तरफ थोड़ा अच्छा दिख रहा है, एक तरफ खराब दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पूरे षोडश वर्ग में शुक्र के विंशोपक बल को निकालना पड़ेगा कि शुक्र का विंशोपक बल पूरे षोडश वर्ग में कितना हाइट पे जा रहा है, कितना ऊंचा जा रहा है। अगर पूरे षोडश वर्ग में हाइट नहीं पकड़ रहा तो जरूर वो अपने फल नहीं दे पाएगा। इसके बाद एक और बल निकालने की विधि है जो षडबल है, जो हम आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कि वो षडबल के अनुसार भी यदि बलवान स्ट्रेंथ उसकी बढ़ रही है तो वो फल जरूर देगा। तो ये सब सुलझाने के लिए आपको टूल्स बहुत जरूरी है। जो टूल्स उसके बताए गए हैं उनको आपको जानना पड़ेगा। बात करते हैं कि जन्मपत्री के सूक्ष्म चित्रण में कुछ बात कही गई है, आपकी पुस्तक में लिखी होगी। उपकरण, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा आप उनको फलित में प्रयोग करके किसी जातक के बारे में अच्छा सा कुछ बता सकते हैं। तो ग्रह की जो स्थिति है उसके फल का विचार करने के लिए आपको उसके भाव का विचार, तो यहां पर पॉइंट 1 आएगा कि जो आपने P1 में एक चीज पढ़ी है कि ग्रहों के वर्गीकरण, ग्रहों का स्वभाव, ग्रहों का लक्षण, किस ग्रह का कैसा स्वभाव है, उसके कैसे लक्षण हैं, वो क्या क्या देता है, किन किन चीजों का कारक है, ये आपको स्मृति में पहले से होना चाहिए। यानी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, नवग्रहों की गाथा। नोट कर लीजिए, नवग्रहों की गाथा आपको पढ़नी पड़ेगी। अब आप कहोगे नवग्रहों की गाथा कहां से आएगी, तो नवग्रहों की गाथा कहीं और से नहीं आएगी, वो आप ही लोगों को बनानी। आप सभी लोग लिखेंगे अपना अपना सूर्य का वैदिक, पौराणिक, एस्ट्रोनॉमिकल, हिस्टोरिकल परिचय, वो कैसा है, किस प्रकार दिखता है, क्या क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या क्या उसके अंदर बुराई है, किन चीजों से वो खुश होता है, किन चीजों से वो रुष्ट होता है, उसके ऊपर एक कहानी लिखेंगे पूरी। आप ढूंढेंगे पुराणों को, इतिहासों को ढूंढेंगे, क्योंकि जो लिखा लिखाया मिल जाता है उससे हम सीखते नहीं है, जब हम ढूंढते हैं तब हम सीखते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूंगा कि लिखा कहाँ है। फिर वो 12 भावों में क्या फल देता है, किस राशि के साथ क्या फल देता है, किस नक्षत्र के साथ क्या फल देता है, इसको आपको अपनी नवग्रहों की गाथा के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। तब आपको समझ में आने लगेगा कि ये तो सूर्य तो बड़ा, सूर्य के अगर फल में बोल रहा हूं तो मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है। सूर्य का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो क्या है, सबसे बड़ा लक्षण सूर्य का है वो काल का नियंता है। यानी काल उसके वशीभूत है, क्योंकि सूर्य का जो उपग्रह है वो कौन है, किसी को मालूम है? सूर्य का उपग्रह यम है। सूर्य का उपग्रह कौन सा है? काल है। क्या है? काल। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है।
हाँ जी, तो ग्रह के स्वभाव लक्षण यानी उसकी पूरी हिस्ट्री को जानना। जब आप अब देखिए, कभी भी कोई राजा किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो पहले उसकी पूरी हिस्ट्री खगोल लेता है, या कोई किसी की जासूसी करता है, किसी के भेद बताता है या बताना चाहता है तो पहले उसकी हिस्ट्री खलाता है। तो हमारे पास भी उस ग्रह की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए। और ध्यान रखना, कोई किसी को सिखाता नहीं है, व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। टू बी नोटेड, केवल जो आपका गुरु है, गु और रू दोनों शब्दों को समझ लीजिए। रू माने प्रकाश, गु माने गुण अंधकार। अंधकार से प्रकाश की ओर का मार्ग केवल गुरु दिखाता है। आपने जो टीचर बनाया है, जो आपने शिक्षक बनाया है, जो गुरु बनाया है, वो आपको मार्ग बता रहा है। नहीं तो देख लीजिए कितने ज्यादा पीएचडी करने वालों के साथ, क्या वो उसका गाइड उसको पूरा लिखवाता है क्या? वो केवल उसे बताता है कि देखो भाई, अब इसमें से ही छांटो, इसमें से छांटो, इसमें से छांटो, ये लिखो। हम सब प्रौढ़ हैं, हम सबको स्वयं मेहनत करनी है। हाँ, हम आपके टीचर आपको उसके लिए मार्ग बताएंगे और करवाएंगे भी, जहां आवश्यकता है वहां करवाएंगे भी, लेकिन उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। आप देखते हैं, हम छोटी क्लास में देखते थे, 6 क्लास में हमारे टीचर आए क्लास में, उन्होंने एक सवाल करा दिया, एग्जाम्पल। अब बोले ये वाली प्रश्नावली पूरी तुम करके लाना कल। और उस प्रश्नावली में बहुत से प्रश्न उत्तर मैथ का मान लीजिए अलग प्रकार के होते थे, जो उस सूत्र से हम पूरी तरह से कोड नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर दिमाग लगाते थे कि गुरुजी ने बताया, इसका मतलब इनका संबंध इसी वाले से, इस एग्जाम्पल से ही ये हल होंगे। अब थोड़ा हमें दिमाग चलाना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कोडिंग दी जा रही है, आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उस एग्जाम्पल पे आपको दूसरे एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल, चौथे एग्जाम्पल सेट करने। तो उपकरण में सबसे पहले आपके पास ग्रह के स्वभाव लक्षण आदि आपको मालूम होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर ग्रहों के कारकत्व। तो जो मैंने कहा, ग्रह की पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा, कार्य भाव तथा जीव, कौन सा ग्रह किस जीव का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे प्राणी जगत में लगा लीजिए, और चाहे अपने परिवार में, समाज में, किसका किससे क्या रिश्ता है। सूर्य पिता का है, चंद्रमा माता का है, मंगल भाई का है, बुध मामा का है। ये एक छोटा बात है जो आपको मालूम है, इन सबको जोड़ के आपको मालूम होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति के विषय के साथ जिस व्यक्ति को जोड़ के चल रहे हैं, उसका फलित निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। और जैसे आप हिस्ट्री ग्रहों की पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको हिस्ट्री राशियों की भी पढ़नी। तो हमारा अध्याय 3 था, उसमें राशियों का वर्गीकरण, जैसे चर स्थिर दुष्भाव, अग्नि पृथ्वी वायु जल, जो आपने पढ़ा, यानी राशि के लक्षण स्वभाव का भी भावेश ग्रह पर प्रभाव होता है, एवं जिस राशि में ग्रह होता है उस राशि का प्रभाव भी होता है। सीधी बात है। 2 अग्नि तत्व मिलेंगे तब क्या होगा, आप जानते हैं। एक अग्नि है, दूसरा जल है, तो क्या होगा। राशि पृथ्वी तत्व की है, ग्रह जो है वो जल तत्व का है, तो उसका डिस्कस क्या होगा। तो आपको तत्व आधारित, इसीलिए उसके बारे में मालूम होना जरूरी है कि दोनों का नेचर एक सा है कि नहीं है। और बहुत ज्यादा ऐसा एक सा नेचर तो नहीं हो गया खराब वाला, तो वाला पड़ा वो पूरा बट्टा ढार कर देंगे। किसी किसी जगह पर अच्छे नेचर की आवश्यकता पड़ेगी, किसी किसी जगह पर राशि ग्रहों के खराब नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कार्य वैसे लक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें राशि के वर्गीकरण, राशियों के बारे में भी मालूम होना, किस राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों के स्वामी कौन है। अभी आप सोचते हैं कि कृतिका का स्वामी सूर्य है, ये नहीं है।
अभी हम मूर्त की किताब में आपको लिखे हुए हैं हालांकि, लेकिन मूर्त की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस ग्रह का कौन स्वामी है, किस नक्षत्र का स्वामी कौन सा देवता है। आपको उस देवता को रीड करना है, वो देवता के प्रतिफल यहां पर लगा। यदि किसी अन्य ग्रह का भी उस ग्रह से किसी प्रकार का संबंध है, अर्थात दृष्टि युति, जिसको हम कहेंगे PAC, पोजीशन एस्पेक्ट कंजक्शन, तो उस ग्रह के स्वभाव और लक्षणों का प्रभाव भी विचारणीय है। और नेक्स्ट होगा जिस ग्रह जिस नक्षत्र में है उसका एवं उसके स्वामी का भी विचार करना है। जैसे आपकी किताब में एक बात लिखी है कि मंगल का सतविषा नक्षत्र या आर्द्रा नक्षत्र में अगर बैठा है तो उन्होंने इसको नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के आधार पर, जैसे आर्द्रा या सतविषा का स्वामी होता है राहु, तो मंगल राहु के संबंध के आधार पर विचार करने का एक यहां पर प्रयास किया है। कुंभ राशि में बैठा है तो कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि, तो मंगल के शनि के नैसर्गिकता के आधार पर फल विचार करने की कोशिश की है। अगर वो स्वाति नक्षत्र में है तो वह राहु को जोड़ेंगे, अगर वो स्वाति में है इसका मतलब तुला में है, तुला में इसका मतलब शुक्र का स्वामी, तो शुक्र के साथ जोड़ेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जोड़ करके प्रभाव जानने की कोशिश की जाएगी। तो आज जो है मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आपने जो पिछली कुंडली में जो कुछ किया है अच्छा है, क्योंकि किया सबने है, अच्छा किया है। जहां थोड़ी सी हमें ये बातें अभी नहीं मालूम थी जो मैंने आज आपको डिकोड किए हैं उनको कोड करिए, और उसके साथ एक दूसरी पत्रिका पर दूसरा PAC बनाइए। पोजीशन एस्पेक्ट कंजक्शन के आधार पर फलित विचार धीरे धीरे आता जाएगा, क्योंकि हमारी क्लास इस हिसाब से चलेगी। बीच में अगर हमें छुट्टी मिलेगी तो हम किसी छुट्टी वाले दिन भी क्लास को जोड़ेंगे, जैसे कि शुरुआत की क्लासें आपकी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा क्लासें शुरुआत में चाहिए। उसके बाद क्योंकि अभी जो इसका जो करने की विधि है, जैसे PAC है, जैसे शुभपंचक है, जैसे ग्रहों के कारकत्व आदि को उसमें समावेश करना है, जैसे राशियों के कारकत्व आदि को समावेश करना है, जैसे नक्षत्रों का समावेश करना है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाए। याद कैसे होगा? कुछ मत करिए, आप किताबों के सहारे चलिए, आपको याद कुछ नहीं करना, याद अपने आप हो जाएगा। आपके पास इस बार सेमिस्टर में जो बुक्स दी गई हैं, कुछ गाइड बुक्स हैं जो आपको सेमिस्टर के अकॉर्डिंग है, जन्म पत्रिका, सूची चित्रण, मुहूर्त, ताजिक आदि, लेकिन कुछ हमारी टेक्स्ट बुक है, जैसे फल दीपिका, वृहत पारासार आदि, ताजिक नीलकंठी, मूल चिंतामणि आदि। तो आपको उसके कोड को जानने के लिए उसकी टेक्स्ट बुक में भी देखना, रेफरेंस देखना। तो आप किसी कुंडली को बना रहे हैं, किसी कुंडली का फलादेश लिख रहे हैं, तो फलादेश लिखते समय आप उसके संदर्भ में, सूर्य के संदर्भ में क्या कहा गया है उसकी साइड में हिडन फाइल में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यानी कि आप जो रजिस्टर बना रहे हैं उसमें एक साइड में तो आपका विश्लेषण चल रहा है, लेकिन दूसरी एक साइड और है जिसको आप हिडन फाइल कहेंगे, जो किसी और को नहीं दिखा रहे हैं। आप केवल उसमें लिख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य पिता का कारक है, सूर्य ये है, सूर्य वो है, और यहाँ पर सूर्य ये करेगा, इस चूंकि भाव से संबंध है, तो ये आपकी हिडन फाइल। तो ये धीरे धीरे आपको याद करा देंगे, क्योंकि हमेशा आपको एक हिडन फाइल तो रखनी पड़ेगी। पढ़ाई में भले ही मत रखो, पढ़ाई में तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप जब फलादेश के लिए उतरेंगे, जब जन्म पत्रिका फलादेश आपके सामने जो प्रेक्षक आया उसके लिए करेंगे, तो उस समय आप उसे ये सब बातें नहीं बता सकते, और वो आपसे पूछना भी नहीं चाहता कि इसके अंदर क्या है। उस समय आपकी वो आप, लेकिन आपका फलित करने का तरीका वही होगा कि आप एक हिडन फाइल के साथ काम करेंगे, जिसमें वो आपके साथ छुपी रहेगी, और वो हिस्ट्री आप जानते हैं कि आपने क्या देखा, कैसे देखा, कैसे उसकी PAC की, उसमें आपको नैसर्गिक शुभ अशुभ क्या दिखा, जिसके कारण आप इस परिणाम तक पहुंचे कि यहां पर मुझे ये संकेत मिल रहे हैं।
और हमेशा संकेत मिलेंगे। आप 100% श्योर होंगे ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी विधाएं, कभी योग लग जाएंगे, कभी उसकी षडबल की स्ट्रेंथ लग जाएगी, कभी आपकी षोडश बल की स्ट्रेंथ लग जाएगी, षडबल की स्ट्रेंथ लग जाएगी, कभी कुंडली के नियम लगेंगे, फिर इनके बाद भी वो फलित नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई अवस्था आदि का कारण है, और दशा गोचर का भी बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है, जो कि आप दशा गोचर की क्लास में पढ़ रहे थे। तो ये जब योग दशा गोचर तीनों चीज मिल जाएंगे, तब जाकर के आप किसी बात के विश्लेषण पे पहुंच सकते हैं कि हाँ ये घटना हो सकती है। 100% नहीं, 100% कोई नहीं बता सकता, जिसको छोड़ दो जिस पे सिद्धि हो। इसके अलावा गणितीय सूत्र करने वाला 100% नहीं बता सकता। आप 80-90% तक पहुंच जाएंगे, 95 भी पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन विधाता ने कुछ परसेंट अपने साथ रखा हुआ है, और इसीलिए जब भगवान राम के जो वनवास की बात है, वहां पर एक वो श्लोक कहा गया है, होनहार भावी प्रबल। होनहार भावी प्रबल है, वशिष्ठ जी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वशिष्ठ जी को वो संकेत नहीं दिख रहा कि कल क्या होने वाला। वशिष्ठ जी की संहिता हम पढ़ते हैं, गर्ग संहिता पढ़ते हैं, अनेक ऋषियों की हमारे पास संहिता है, जिनके माध्यम से हम फलादेश के ये सारे टूल्स अपनाते हैं। लेकिन जब वो भी कभी कभी इस विषय पर, क्योंकि विष्णु कहते हैं कि अगर तुम मेरी सृष्टि को जान लोगे तो फिर तुम मुझे पूछोगे ही नहीं। और मैं ये बात बता रहा था कि काल किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी व्यवस्थाएं बहुत पहले से निर्धारित कर देता है। तो राम के वनवास की योजना बहुत पहले से निर्मित हो गई। जब कैकेयी ने युद्ध में दशरथ को बचाया और उन्होंने कहा कि तुम कोई वचन मांग लो, तो उस समय से ही योजना निर्मित हो गई थी। यानी कि दशरथ के मन में परब्रह्म विष्णु भगवान ने बुद्धि को फेरा के इसको कहो कि तुम वचन मांग लो, क्योंकि तुम आज वचन के लिए इसको वचनबद्ध करोगे, संकल्पबद्ध करोगे, तभी तो मेरा समय आएगा जब तुम वचन चुकाने के लिए तुमसे मांगेगी। यानी कि सालों पूर्व दशरथ जी ने वचन दे दिया था राम जी के जन्म से पूर्व, और वह वचन इस प्रकार से प्रकट हुआ। ये एक छोटी बात बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आप अपने जीवन की अनेक घटनाओं को ढूंढना, और वो घटनाएं आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब जितनी भी आपकी एज है उसमें कुछ समय, कुछ सालों पूर्व पहले से निर्धारित हो गई होंगी, और जब आप वो घटना आज घटी होगी तो आपको लगा होगा अरे इसके विषय में तो 20 साल पहले मेरा ये वर्णन आया था, ये वाला प्लॉट तो मैंने 20 साल पहले यहाँ पर डाल के भूल गया था, मुझे नहीं मालूम थी कि आज मेरी ये इतनी मदद करेगा। क्योंकि प्रभु ने आपके सुख दुख की रचना को बहुत पहले से निर्मित कर दिया होता है, और आप और हम उसे पढ़ने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन अच्छे ज्योतिषी जो गणित के माध्यम से इस विषय पर चलते हैं, पढ़ते हैं, वो 95% तक उसको कोड कर लेते हैं, बता पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा के लिखे को मिटाना और पूर्ण रूप से समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज की क्लास में इतना कहूँगा। यदि आपके मन में जो प्रश्न है तो जो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी